नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेस में। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। यानी कि साथियों, हम राठौड़ वंश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले साथियों राठौड़ वंश के बारे में 3 या 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। साथियों देखिए, राठौड़ वंश के बारे में हमने पूरा डिटेल में पूरा विस्तृत तौर पर अध्ययन करने की शुरुआत कर रखी है यहाँ पर, और हम पहुंचे थे राव मालदेव के पास में। यानी कि साथियों, हमने पिछली क्लास में राव मालदेव के बारे में डिस्कस कर लिया है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे राव मालदेव के पुत्र और उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन के बारे में। साथियों, चंद्रसेन एक प्रतापी शासक है इस वंश का। यानी कि साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई यह प्रतापी शासक है, एक विस्तारवादी शासक है और यह बहुत ही बेहतरीन शासक है। साथियों, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए थे जो कि अन्य शासकों से इसे अलग बनाते हैं। और साथियों, जो राजस्थान के या फिर हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने शासक हैं उनकी श्रेणी में इसे लाकर खड़ा कर देते हैं। साथियों, कहा जाता है कि भाई इसने एक तरीके से मुगलों से लोहा लिया था और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। साथियों, मुगलों की अधीनता ना स्वीकार करने वाले शासकों की श्रेणी में सबसे पहले शासक आते हैं हमारे राव चंद्रसेन। तो इनके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथियों, डिस्कस करने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि भाई मालदेव के बारे में हम एक बार वापस से ब्रीफ जानकारियाँ डिस्कस करेंगे, ताकि साथियों आपको एक बेहतरीन पिक्चर के माध्यम से ये पूरी जो स्टोरी मैं आज आपको बताऊँगा, पूरा जो इतिहास साथियों आपको बताऊँगा, यह समझ में आ जाए। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने साथियों कल की क्लास में पढ़ा था मालदेव के बारे में। हमने जाना था साथियों कि मालदेव के कितने पुत्र होते हैं। साथियों, मालदेव के पुत्र होते हैं टोटल 4। साथियों, पहला पुत्र कौन है? तो पहला पुत्र है राम, साथियों जिसे दिया गया था गुंदोज का परगना। साथियों, बात करते हैं सेकंड पुत्र की, तो सेकंड पुत्र होता साथियों उदय सिंह। साथियों, उदय सिंह को मिला था अपने जो फालोदी का परगना। यानी कि साथियों, उदय सिंह और राम के बारे में हमने कवर कर लिया है। राम प्रथम पुत्र है, सेकंड पुत्र है उदय सिंह। साथियों, तीसरा पुत्र आता है हमारा राव चंद्रसेन। देखिए साथियों, तीसरा पुत्र है और इसके पश्चात में आएगा रायमल। तो साथियों, रायमल को मिला था एक तरीके से सिवाना का परगना। साथियों, परगना क्या होता है? तो परगना के बारे में हमने जानकारियां पिछली क्लास में कवर कर ली है। साथियों, फिर भी मैं बताता हूं आपको। देखिए, परगना होता है कुछ गांवों का समूह। यानी कि साथियों, एक तरीके से एक शासक होता है, उसके कई सारे पुत्र होते हैं। तो एक पुत्र को तो साथियों उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, यानी कि पूरा शासन कार्य या पूरा राज्य सौंप दिया जाता है। परंतु साथियों, जो अन्य पुत्र होते हैं छोटे बड़े, उन्हें क्या मिलेगा साथियों? क्योंकि उन्हें भी अपने जीवन कार्य के लिए, अपने जीवन काल को निर्वाह करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो साथियों, उन्हें दिए जाते हैं परगाने। साथियों, परगाने होते हैं छोटे बड़े गाँवों का एक समूह होता है, जिसके ऊपर वे लोग यानी कि जो अन्य शासक होते हैं, अन्य पुत्र होते हैं साथियों, वह वहाँ पर रहते हैं और अपना राजकार्य वहाँ पर करते हैं। साथियों, जो पुत्र होता है उत्तराधिकारी बनता है, उसे पूरे राज्य का कार्यभार मिलता है। तो साथियों, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई राव चंद्रसेन मालदेव का तीसरा पुत्र है। साथियों, इससे पहले 2 बड़े पुत्र कौन है? तो राम सिंह और उदय सिंह। साथियों, उदय सिंह कौन है? तो उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह है, जो कि इस वंश का एक शासक है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साथियों, राम और उदय सिंह, देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा पुत्र साथियों है जो कि इस चीज से नाराज होता है। साथियों, किस चीज से? तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि भाई ये मालदेव है अपने तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। साथियों, तीसरा पुत्र कौन है? तो तीसरा पुत्र है हमारा राव चंद्रसेन। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं राव चंद्रसेन के बारे में डिस्कस करने की। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है भाई राव चंद्रसेन मालदेव का पुत्र है और उत्तराधिकारी है। साथियों, इसका टाइम पीरियड क्या बनता है? तो देखिए, टाइम पीरियड मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है कि भाई 1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी के मध्य का एक तरीके से इनका कालक्रम होता है। साथियों, कालक्रम का मतलब यह होगा कि भाई इस समय के अंतर्गत ये गद्दी पर बैठते हैं और इस समय के अंतर्गत साथियों यह गद्दी से समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे जानकारियां मिलती है कि भाई यह कौन है? तो यह मालदेव का पुत्र है और उत्तराधिकारी है। साथियों, देखिए पुत्र भी है और उत्तराधिकारी भी है। यानी कि मालदेव की मृत्यु के पश्चात में तत्काल या फिर तुरंत पश्चात में गद्दी मिलती है अपने राव चंद्रसेन को। साथियों, तीसरा पुत्र है, तो आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई मालदेव का यह तीसरा पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है। अगर बात करते हैं इससे 2 बड़े पुत्रों के बारे में, तो पिछली क्लास में साथियों हमने पूरी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला पुत्र होता है राम, दूसरा पुत्र तो साथियों उदय सिंह और तीसरा पुत्र हमारा चंद्रसेन और साथियों चौथा पुत्र होता है रायमल। तो देखिए, आगे जानकारियां मिलती हैं साथियों हमारे लिए। अब देखिए, इसके हम डिस्कस करेंगे आज राव चंद्रसेन के उपनामों के बारे में, यानी कि इन्हें कौन कौन से उपनाम प्राप्त थे या फिर कौन कौन सी उपाधियां जो कि देश दुनिया के द्वारा इन्हें प्रदान करी गई थी। तो देखिए साथियों, जानकारियां मिलती है कि भाई मारवाड़ का प्रताप, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है और साथियों कहा जाता है कि भूला विसरा नायक और प्रताप का पथ प्रदर्शक। साथियों, इनके बारे में 3-4 जो उपनाम होते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं।
देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि भाई यह एक तरीके से मुगलों से संघर्ष करने वाले शासकों में प्रथम शासक था, यानी कि उनकी अधीनता न स्वीकार करने वाले शासकों में यह सबसे पहला शासक था। तो साथियों इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। साथियों प्रताप किस लिए कहा जा रहा है, तो यह महाराणा प्रताप की तर्ज पर कहा जाता है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि भाई महाराणा प्रताप कहाँ के थे, तो वह मेवाड़ के थे, परंतु साथियों बात कर रहे हैं मारवाड़ की। तो साथियों इसी चीज को देखते हुए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। साथियों ये महाराणा प्रताप के समकालीन ही हैं, क्योंकि इनके लगभग साथियों देखिए इन्होंने संभाला था 1562 ईस्वी में कार्यभार। तो साथियों 1572 ईस्वी के अंतर्गत महाराणा प्रताप अपने जो मेवाड़ क्षेत्र है साथियों वहां का कार्यभार संभाल लेंगे। तो लगभग इनके समकालीन ही हैं। तो आगे जानकारी साथियों हम कवर कर लेंगे। अब देखिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा गया है, प्रताप का अग्रगामी, यानी कि साथियों प्रताप के पहले चलने वाला या फिर प्रताप के आगे जाने वाला, यह नाम भी इन्हें मिला है, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं साथियों प्रताप करते हैं वह सारी घटनाएं यह पहले दोहरा चुके होते हैं। तो साथियों बूला विसरा नायक भी इन्हें कहा गया है और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी इन्हें कहा जाता है। देखिए पथ प्रदर्शक का मतलब आप समझ चुके हैं कि भाई पथ प्रदर्शक का मतलब होता है कि भाई प्रताप को रास्ता दिखाने वाला, कि भाई किस प्रकार से हमें मुगलों से संघर्ष करना है, किस प्रकार से उनसे लोहा लेते हुए आगे बढ़ना है। तो साथियों ये जानकारियां मिलती हैं कि भाई इनके उपनाम कौन कौन से थे। अब देखिए साथियों जानकारियां आगे बढ़ती हैं कि भाई हमने उपनाम के बारे में डिस्कस किया, यह कौन है, इनका बेसिक परिचय लिया और आगे बात करी थी चंद्रसेन के टाइम पीरियड की। बात करते हैं साथियों मालदेव के बारे में, तो मालदेव के बारे में भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब देखिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी जानकारियां इनके बारे में बनती हैं, इन्होंने कौन कौन से जो बेहतरीन साथियों युद्ध थे वह किए थे और कौन कौन से निर्माण कार्य साथियों इनके द्वारा करवाए जाते हैं। साथियों कहा जाता है कि भाई एक तरीके से प्रतापी शासक होने के साथ ही बहुत ही वीर था और साम्राज्यवादी शासक रहा करता था। तो साथियों देखिए मैंने आपको बताया कि भाई मालदेव के 4 पुत्र हुए थे। अब चारों पुत्रों में साथियों तीनों पुत्रों को अलग अलग उत्तराधिकारी एक तरीके से जो परगना दिया गया था साथियों, और जो तीसरा पुत्र था इसका मालदेव, जो चंद्रसेन मालदेव का, तो साथियों एक तरीके से कहते हैं कि भाई इसे उत्तराधिकारी बना दिया गया था। परंतु साथियों जब मालदेव की मृत्यु होती है, मृत्यु के तुरंत पश्चात ही हमारा जो चंद्रसेन साथी शासक है इसका मन बदल जाता है और यह अपने भाइयों के राज्य या फिर भाइयों के परगाने पर आक्रमण करते हुए उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लेता है। तो साथियों जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए शासक बनते ही अपने भाई राम और उदय सिंह तथा रायमल, साथियों रायमल जो कि इसका तीसरा जो माफ कीजिए चौथा पुत्र है मालदेव का, तो साथियों इन तीनों भाइयों के राज्यों पर आक्रमण करता है या फिर इनके परगानों पर आक्रमण करता है और साथियों आक्रमण कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लेता है। तो साथियों इस प्रकार से देखता है कि भैया अपने भाइयों को ही बेदखल कर चुका है, उनके जो राज्य थे, उनके परगाने थे, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। तो साथियों इस चीज़ से होता क्या है कि भाई जो तीनों भाई थे वह नाराज होते हैं और वह साथियों इसके विरुद्ध पहुंचते हैं दिल्ली के अंतर्गत, यानी कि वह चंद्रसेन के खिलाफ दिल्ली पहुंच जाते हैं। साथियों दिल्ली कहाँ पर, तो दिल्ली अकबर के दरबार में। देखिए साथियों जानकारियां आगे मैंने आपको दी हैं कि भाई परगानों पर विजय प्राप्त करता है। इससे दोनों भाई, साथियों दोनों की जगह आप तीनों लिखे हैं तो सही रहेगा, तीनों भाई नाराज होकर चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर के पास चले गए। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर मिल चुकी है कि भाई इसने अपने भाइयों के परगानों पर अधिकार कर लिया था और इसी चीज़ से नाराज होकर उसके तीनों भाई जो एक तरीके से अकबर के अधीन चले जाते हैं, अकबर के दरबार में चले जाते हैं। साथियों वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, तो वह जाकर वहाँ पर एक तरीके से योजना बनाएंगे चंद्रसेन के खिलाफ और वह एक तरीके से जो अकबर साथियों शासक के केंद्रीय शासक इसे भड़काएंगे। तो साथियों इस प्रकार की जानकारियाँ हमारे को मिलती हैं। अब देखिए साथियों आगे जानकारी मिलेगी एक युद्ध के बारे में। अब देखिए साथियों वो युद्ध कौन सा होगा, क्यों होगा, तो देखिए अकबर को वैसे तो कोई इससे लेना देना नहीं था, परंतु साथियों इसके जो 3 भाई थे वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो साथियों उन्होंने अकबर को इसके खिलाफ भिड़काया और कहा कि भाई हम आपके अधीन रहना चाहते हैं और हमें हमारा राज्य वापस से दिलवाइए। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए अकबर इनसे प्रेरित होता है और वह खुश होता है कि भाई एक तरीके से मुझे साम्राज्य विस्तार का मौका मिल रहा है और मेरे राज्य में, मेरे दरबार में 3-4 जो साथियों प्रमुख राजपूत जो शासक थे तत्काल के परगानों के शासक साथियों वह मेरे अधीन आ चुके हैं। तो साथियों इस चीज़ से खुश होकर अकबर ने आक्रमण की योजना बनाई और देखिए साथियों 1564 ईस्वी की बात है, 1564 ईस्वी की। तो 1564 ईस्वी में अकबर का साथी सेनापति होता तत्काल में, अकबर द्वारा सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है।
साथियों देखिए, जो अपना चंद्रसेन है यह वर्तमान में कहाँ रह रहा है, यानी कि इस घटना से पहले यह जोधपुर में ही रह रहा था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि 1564 में अकबर के सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया जाता है। साथियों यह घटना हुई थी 1564 में, यानी कि 1564 ईस्वी के साथियों अंतिम समय के अंतर्गत जो अकबर की सेना थी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पहुंचती है। साथियों वहां पर वह बहुत समय तक बैठे रहने के बाद में, यानी कि साथियों रण के मैदान में बहुत ज्यादा समय तक रुके रहने के पश्चात में इन्हें विजय प्राप्ति होती है। तो देखिए जोधपुर पर आक्रमण कर मई जून 1565 ईस्वी के अंतर्गत विजय प्राप्त कर ली जाती है। यानी कि सेना ने 1564 के अंतर्गत साथियों आक्रमण किया था और ये बहुत समय तक युद्ध के मैदान में बैठे रहे थे, परंतु फिर भी उसे विजय प्राप्त नहीं होती। परंतु साथियों अंत होता है, तो भाई ये जो अंत चीज थी कि भाई मुगलों के पक्ष में विजय लिखी हुई थी, तो साथियों इसी चीज को होते देखता है आगे की जानकारी मिलती है कि भाई मई जून 1565 ईस्वी के अंतर्गत मुगलों की विजय होती है। साथियों अब देखिए मुगल विजय हो चुकी है यहाँ पर और भाइयों को अपना राज्य वापस से मिल चुका है। और साथियों आगे जानकारी मिलती है कि परिणाम स्वरूप चंद्रसेन को जोधपुर छोड़कर भद्राजूण यानी कि जालोर जाना पड़ता है। देखिए साथियों जालोर इसके अधीन रहने वाला एक क्षेत्र था तत्काल के अंतर्गत, उसमें साथियों एक दुर्ग होता है भद्राजूण का दुर्ग। तो साथियों जालोर के अंतर्गत ये दुर्ग है, तो चंद्रसेन साथियों जोधपुर को त्याग कर भद्राजूण पहुंचता है। अब साथियों आगे जानकारियां हमारे को मिलेगी जो कि बहुत ही बेहतरीन होगी। देखिए भद्राजूण चंद्रसेन पहुंच चुके हैं। अब साथियों ये जो जोधपुर का दुर्ग है यह किसके अधीन जा चुका है, तो यह जा चुका है हमारे मुगलों के अधीन। अब साथियों ये चंद्रसेन भद्राजूण पहुंच गए हैं जो अपने जो जालोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब साथियों बात करते हैं नागौर दरबार के बारे में। एक इंपॉर्टेंट साथियों मेरे प्यारे मित्रों, ये एक कड़ी है, आप इसे नोट कीजिए, एग्जाम्स में यह कई बार बनी हुई है कि भाई नागौर दरबार किसके काल में आयोजित किया था, किसने करवाया था, कहाँ पर करवाया था या फिर किस स्थान पर करवाया था। तो साथियों जानकारियां हमारे को मिलती है कि भाई 3 नवंबर 1570, देखिए इंपॉर्टेंट डेट है 3 नवंबर 1570 को अकबर द्वारा अहिछत्रीपुर दुर्ग, साथियों अहिछत्रीपुर दुर्ग कहाँ का है, तो यह नागौर का दुर्ग है। क्योंकि साथियों हमें जानकारी है कि भाई अहिछत्रीपुर किसका पुराना नाम है, तो साथियों यह हमारे नागौर का पुराना नाम हुआ करता था। तो साथियों नागौर का पुराना नाम क्या है, तो अहिछत्रीपुर है। और अहिछत्रीपुर दुर्ग के अंतर्गत साथियों अकबर के द्वारा 3 नवंबर 1570 को एक तरीके से दरबार का आयोजन किया जाता है। साथियों कहा जाता है कि भाई ये दरबार आयोजित क्यों किया गया था, तो साथियों आपको जानकारी मिलेगी और जानकारी मिलकर एक साथियों नई जानकारी आपको मिलेगी, नया अनुभव आपको प्राप्त होगा कि भाई अकबर की साथियों सोच थी कि भाई जो जितने भी राजपूत शासक हैं राजस्थान प्रदेश के उन्हें अपने अधीन कर लेता हूं। तो साथियों वह यहाँ पर आता है और वह एक तरीके से एक प्रोग्राम बनाता है और सभी साथियों जो राजपूत शासक थे उन्हें आमंत्रित करता है कि भाई आप लोग आइए, मैं आप सभी के साथ में मिलकर सहयोग से यानी कि आपके और मेरे सहयोग से आपके साम्राज्य का विस्तार करूंगा और आपसी सामंजस्य के माध्यम से अपने अपने शासन को संचालित करेंगे। तो साथियों सारे राजपूत शासक यहाँ पर आते हैं, परंतु साथियों आने के बाद में देखते हैं कि भाई अकबर अपनी नीति का एक तरीके से पालन कर रहा है। साथियों उसने अपनी नीति जो कि नीति थी अधीनता की नीति कि भाई दूसरे शासकों को अपना अधीन स्वीकार करवाना या फिर अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। तो साथियों इसी नीति का पालन करते हुए उसने इस दरबार को आयोजित किया था। सभी राजपूत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथियों उनको पहुंचने के पश्चात में जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है। तो साथियों देखिए मैंने आपको जानकारी दी है कि भाई बीकानेर दरबार में बीकानेर का शासक, साथियों दरबार कौन सा, तो अहिछत्रीपुर में जो दरबार आयोजित किया गया था उसकी बात हो रही है। तो दरबार में बीकानेर का शासक कल्याणमल तथा उनके पुत्र, देखिए साथियों बीकानेर का शासक है कल्याणमल तो बीकानेर का शासक है और उसके 2 पुत्र हैं, यानी कि साथियों बीकानेर के 2 राजकुमार हैं, पृथ्वीराज और राय सिंह। साथियों 2 राजकुमार यह भी हैं और इनका पिता कल्याणमल है तथा जैसलमेर के शासक हर राय भाटी, साथियों जैसलमेर का भाटी शासक है हर राय भाटी तथा बूंदी का सुरजनहाड़ा, साथियों बूंदी का हाड़ा शासक है सुरजनहाड़ा। तो देखिए ये 4-5 व्यक्ति हैं जो कि एक तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। साथियों यह प्रमुख है, इनके अलावा भी सैकड़ों जो शासकों ने, छोटे बड़े शासक थे साथियों तत्काल में, उन्होंने एक तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर हैं, परंतु फिर भी अब देखिए यहाँ पर इतना इन जो कुछ हो चुका है, सारे राजपूत शासक उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, परंतु साथियों हमारे जो चंद्रसेन हैं, चंद्रसेन ने इस चीज को देखा और वह चुपचाप बिना किसी से बातचीत करे वापस से लौट आते हैं। अब देखिए साथियों जानकारियां यहाँ पर मिलेगी जो कि बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगी आपको, क्योंकि जिस प्रकार से एक राजपूत शासक साथियों चंद्रसेन है, यह अपने अंतिम समय तक साथियों मुगलों से लोहा लेते हुए अपने आप को यानी कि मृत्यु को प्राप्त करवा देता है, परंतु यह कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और साथियों इसके पश्चात में इसी के नक्शे कदम पर चलते हैं हमारे महाराणा प्रताप। तो साथियों जानकारियां
आगे कवर कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई चंद्रसेन दरबार से पुनः लौट चुका है। साथियों ये कहाँ पर लौटेगा, तो यह एक तरीके से सिवाना दुर्ग में जाएगा। देखिए साथियों ये आया कहाँ से था, मैंने आपको पूरी चीज़ बताई है कि यह भद्राजून से कहाँ पहुँचता है साथियों, यह भद्राजून से पहुँचता है नागौर दरबार में। अब साथियों नागौर दरबार में यह चीज़ देखकर ये अपने वापस भद्राजून नहीं जाएगा, यह जाएगा हमारे सिवाना दुर्ग में। साथियों सिवाना कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए आपको जानकारी मिलेगी आगे, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब आगे साथियों घटनाक्रम जो बनता है, अभी ये यहाँ से लौट चुका है और कहाँ लौटा है, तो साथियों यह सिवाना लौट आया। लिख सकते हैं कि भाई सिवाना दुर्ग लौट गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई यह अपने यहाँ से यानी कि दरबार से डायरेक्टली सिवाना दुर्ग की ओर कूच करता है। तो साथियों यहाँ पर किसी से बातचीत नहीं करी है, इसके द्वारा बहुत ही एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यह यहाँ से निकल चुका है। अब देखिए आगे जानकारियाँ मिलती है कि भाई एक तरीके से अकबर इसे अपना अपमान समझता है, क्योंकि भाई चंद्रसेन के द्वारा अकबर से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करी गई थी। थोड़ी छोटी बड़ी बातचीत होती या फिर कोई भी मैटर होता तो एक तरीके से समझ में आता कि भाई यह आया था और नाराज होकर चला गया, परंतु एक तरीके से चंद्रसेन बिना किसी से बताए बातचीत कर निकल जाते हैं। इसी चीज़ को अकबर अपना अपमान समझता है और साथियों उसे पता है कि भाई वह कहाँ पर गया है, तो वह उनको ध्यान था कि भाई चंद्रसेन सिवाना दुर्ग में गया है। तो साथियों अकबर अब योजना बनाता है लगभग 2 साल पश्चात में, 1570 की साथियों बात हो रही है, यहाँ पर दरबार आयोजित हुआ है 1570 के अंतर्गत। साथियों 2 साल बाद 1572 में अकबर योजना बनाता है और साथियों अपने सेनापति, अब देखिए साथियों सेनापति का नाम बदल चुका है, शाहनवाज खां तथा राय सिंह के नेतृत्व में। साथियों राय सिंह कौन है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए जो अपना नागौर दरबार हुआ था उसके अंतर्गत साथियों जो कल्याणमल था बीकानेर का शासक, साथियों इसका पुत्र थे अपने पृथ्वीराज और राय सिंह। तो साथियों ये राय सिंह इसका पुत्र है, छोटा वाला पुत्र। तो एक तरीके से शाहनवाज खां और राय सिंह के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। साथियों कौन करता है, तो अकबर करता है। कब करता है, 1572 ईस्वी के अंतर्गत। तो साथियों मैंने आपको जानकारियां प्रदान करी है कि भाई 1572 में अकबर के द्वारा आक्रमण होता है और सेनापति कौन होते हैं साथियों उस दुर्ग के अंतर्गत, उस युद्ध के अंतर्गत। तो साथियों उस एक तरीके से अभियान में सेनापति होते हैं अकबर की ओर से शाहनवाज खां तथा राय सिंह। तो देखिए यहाँ पर साथियों अब जब सेना से जो सिवाना दुर्ग में पहुंचेगी तो सिवाना दुर्ग के ऊपरगत जो अकबर की साथियों सेना थी यह विजय प्राप्त कर लेगी, यानी कि इस पर भी विजय प्राप्त हो चुकी है अकबर की सेना की। साथियों इससे पहले विजय प्राप्त करी थी अकबर की सेना ने जोधपुर दुर्ग के ऊपर। अब साथियों जोधपुर के पश्चात में बात करते होती है सिवाना दुर्ग की, तो सिवाना दुर्ग के ऊपर भी अकबर की सेना ने विजय प्राप्त कर ली है। अब देखिए साथियों जानकारियां और भी आगे बढ़ती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई अब चंद्रसेन को सिवाना छोड़कर सोजत की ओर जाना पड़ता है। साथियों अब देखिए सिवाना दुर्ग के अंतर्गत भी मुगलों का अधिकार हो चुका है। अब चंद्रसेन को साथियों लगता है कि भाई अब मेरा यहाँ पर इस क्षेत्र में रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि साथियों एक सुरक्षा की दृष्टि से ये सभी लोग जो अपना चंद्रसेन थे इसके एंटी हो चुके थे पूरी तरीके से, यानी कि वह किसी भी पल में या फिर किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत चंद्रसेन को जिंदा नहीं देखना चाह रहे थे। तो साथियों वह आए दिन जब चाहे इन पर आक्रमण करते थे और जब चाहे तरीके से इन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो साथियों इसी चीज़ से देखते हुए, इसी चीज़ से परेशान होकर राव चंद्रसेन साथियों अब सिवाना को छोड़कर सोजत दुर्ग की ओर आगे बढ़ता है। साथियों ये अब क्या करेंगे, तो सोजत दुर्ग में यह शरण लेते हैं, यानी कि इन्हें सोजत दुर्ग में शरण लेनी पड़ी थी तथा बीकानेर के राय सिंह को सिवाना दुर्ग का प्रशासक बना दिया गया। अब देखिए साथियों अपने जो चंद्रसेन है वह सिवाना का दुर्ग छोड़ चुके हैं। अब होगा क्या आगे, तो अकबर के द्वारा साथियों 1572 ईस्वी की साथियों बात हो रही है। 1572 ईस्वी के अंतर्गत अकबर के द्वारा साथियों जो राय सिंह था, राय सिंह कौन है, तो कल्याणमल का पुत्र है, बीकानेर शासक साथियों यह कल्याणमल हुआ करते थे तत्काल में। तो इनके पुत्र राय सिंह को अकबर ने यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। साथियों कहाँ का, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सिवाना दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासक का मतलब होता है साथियों गवर्नर। अब देखिए साथियों एक तरीके से गवर्नर बन चुका है राय सिंह। और साथियों जानकारियां आगे और भी बची हुई है अपने चंद्रसेन के बारे में, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और बेहतरीन तरीके से इसे नोट करने की कोशिश कीजिए, ताकि साथियों हम आगे के एग्जाम्स की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं उन्हें कवर कर सकें। आशा करता हूं आपने सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए साथियों कुछ छोटी सी जानकारियां इनके बारे में बची हुई है कि भैया कहां पर जाते हैं इसके पश्चात में। साथियों देखिए सूरत के ऊपर भी अकबर की सेना आक्रमण कर देगी और साथियों एक तरीके से जो अपना चंद्रसेन है इसे महसूस होगा कि भाई जो सूरत का क्षेत्र है यह भी मेरे लिए एक तरीके से सुरक्षित नहीं है। तो साथियों जानकारियाँ हम आगे कवर करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, कर चुके होंगे मुझे आशा है। और साथियों मैं इसे मिटाता हूँ।
तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम 1581 ईस्वी की। तो देखिए साथियों, साराना जो सिवाना साथियों क्षेत्र सिवाना, इसे छोड़कर अब निकल चुके हैं सूरत की ओर। साथियों कौन निकला है? तो राव चंद्रसेन। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सूरत क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि पाली जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र आता साथियों सराना की पहाड़ियां। तो साथियों एक तरीके से ये जो चंद्रसेन है यह पहुंचे हुए वर्तमान में है सूरत माफ कीजिए, सूरत नहीं, सोजत होगा, माफ कीजिएगा साथियों, मैंने गलत बोल दिया था। यह है सोजत दुर्ग की ओर जाते हैं। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सोजत दुर्ग के अंतर्गत यह है सोजत दुर्ग। अब देखिए साथियों, सोजत दुर्ग के ऊपर भी एक तरीके से अकबर की सेना आक्रमण करती है। अब साथियों इन्हें जाना पड़ता है पाली की साथियों पाली में एक पहाड़ी है। तो साथियों उस पहाड़ी का नाम है सराना की पहाड़ियां। पाली की सराना पहाड़ियां। देखिए साथियों, अब एक तरीके से राव चंद्रसेन को यहाँ से रवाना होकर पाली की सराना पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ती है। अब साथियों आगे जानकारियाँ और भी बनेगी कि भाई सराना पहाड़ियों में उन्होंने क्यों शरण ली थी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई चंद्रसेन ने सराना की पहाड़ियों में इसलिए शरण ली थी या फिर इसलिए अपना एक तरीके से डेरा डाला था कि भाई यह पहाड़ियाँ एक तरीके से युद्ध की दृष्टि से उपयुक्त थी। क्योंकि साथियों चंद्रसेन के द्वारा छापामार युद्ध पद्धति का एक तरीके से प्रयोग किया गया था। वह यहाँ पर रहकर जो अकबर की सेना आती थी उन्हें बड़ी आसानी से साथियों पराजित कर देता था। साथियों अब कहा जाता है कि भाई इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक समय की बात है कि भाई यहाँ पर इसका निधन होता है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राव चंद्रसेन का सराना की पहाड़ियों के अंतर्गत ही मृत्यु हो जाती है। साथियों कहाँ पर होती है? तो आप कह सकते हैं कि भाई सराना के पहाड़ियों में या फिर जो जंगलों के अंतर्गत। साथियों कब होती है? तो यह गोरिल्ला युद्ध पद्धति से लिख सकते हैं साथियों आप, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते हुए। साथियों गोरिल्ला पद्धति से ये युद्ध कर रहे थे। गोरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति साथियों एक ही पद्धति होती है। इससे युद्ध करते समय एक तरीके से चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। साथियों कहाँ पर होती है? तो ये पाली की सराना पहाड़ियों के अंतर्गत होती है। मैंने आपको जानकारियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो साथियों मुझे आशा रहेगी कि आपने जो यहाँ पर सेशन लिया है वर्तमान के अंतर्गत यानी कि इस क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको यह बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, इसमें जानकारियाँ देखिए। मैंने आपको बताया कि भाई साथियों सोजत दुर्ग, देखिए साथियों एक समय की बात होती है जब ये यहाँ से जो एक तरीके से पाली की सराना पहाड़ियों में जाते हैं। तो साथियों इनके जेब बिल्कुल खाली होती है, यानी कि इनकी जेब बिल्कुल खाली हो जाती है, फटी जेब होती है। साथियों खाली होने का मतलब है कि भाई जेब भी फट चुकी है, क्योंकि पैसा डालेंगे तो वह टिकेंगे नहीं। साथियों इनकी ऐसी परिस्थितियां होती है और इन परिस्थितियों में साथियों यह फिर भी एक तरीके से मजबूती से बने रहते हैं और यह मुगलों के सामने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। साथियों कई इतिहासकारों ने कहा है कि जब ये सराना की पहाड़ियों में जाते हैं तो इन्हें धन की आवश्यकता होती है और साथियों इसी धन की पूर्ति हेतु इन्होंने सोजत दुर्ग को भी एक तरीके से किराए पर दे दिया था, या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि वे सोजत दुर्ग को इन्होंने गिरवी रख दिया था। साथियों किसके पास रखा था? तो यह हर्राय के पास में रखा था। साथियों हर्राय कौन है? तो हर्राय साथियों जैसलमेर का शासक है। आप ले सकते हैं कि वह जैसलमेर के शासक हर्राय भाटी को इन्होंने एक तरीके से किराए पर या फिर गिरवी की रखने के तौर पर इसे दुर्ग थमा दिया था। और साथियों धन की पूर्ति हेतु एक तरीके से यह दुर्ग जो आप देख सकते हैं कि वह भाटी शासक हर्राय के पास में चला जाता है। तो साथियों मुझे आशा है आपने क्लास को शेयर किया होगा, क्लास को लाइक किया होगा, अपने सभी साथियों में इसके बारे में जानकारियां प्रदान करी होगी। तो साथियों आप इसे नोट कीजिए और मिलते हैं अगले शासक की जानकारियों के लिए। तो साथियों आइए और आगे बात करते हैं चंद्रसेन के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो देखिए साथियों हमने जाना था कि भाई 1581 ईस्वी के अंतर्गत, हमने जस्ट अभी पहले जाना है कि 1581 ईस्वी के अंतर्गत जो राव चंद्रसेन है वह सराना की पहाड़ियों की ओर निकल जाते हैं। साथियों वहाँ पर कुछ समय रहने के पश्चात में उन्हीं की वहीं पर या फिर वही स्थान पर साथियों सचियाय जो साथियों पाली क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान आता है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों 81 से लेकर 83 के मध्य के अंतर्गत उनकी मृत्यु होती है, जो कि साथियों इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो साथियों उनकी मृत्यु के पश्चात में जब खबर लगती है, भाई मुगलों को खबर लगती है कि भाई राव चंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी है, तो साथियों वह उन्हीं के पुत्र, माफ कीजिएगा उन्हीं के भाई मोटा राजा को साथियों जो कि मुगलों के अधीन रह रहे थे उन्हें शासक बनाते हैं। साथियों कहाँ का शासक बनाते हैं? तो आप कह सकते हैं कि भाई इन्हें मारवाड़ क्षेत्र का शासक नियुक्त किया जाता है। साथियों अब बात करते हैं उन्हीं के भाई, यानी कि साथियों उनसे बड़े भाई हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जाना था कि मालदेव के 4 पुत्र थे। साथियों पहला पुत्र था राम, दूसरा पुत्र मोटा राजा उदय सिंह, साथियों तीसरे थे चंद्रसेन और चौथे थे रायमल।
तो साथियों चंद्र सिंह तो कह सकते हैं कि वो शासक बने थे, परंतु उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। और साथियों उनके बड़े भाई यानी कि साथियों जो राव अपने मालदेव का दूसरा पुत्र उदय सिंह साथियों अगला शासक बनने की तैयारी में हैं। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई उदय सिंह का टाइम पीरियड क्या निकलता है, तो साथियों 1583 से लेकर 95 के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है। यानी कि हमने जाना कि भाई जो अपना चंद्रसेन है इसकी मृत्यु कब होती है, तो साथियों इसकी मृत्यु होती है 81 से लेकर 83 के मध्य में। तो साथियों डेट फिक्स नहीं है, तो हमने यहाँ पर उत्तराधिकार का टाइम जाना है कि भाई 83 से लेकर 95 के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है, यानी कि इनका शासनकाल इसके मध्य में रहता है। साथियों परिचय के तौर पर मैं फिर से कहता हूँ कि भाई चंद्रसेन का दूसरा पुत्र है, का भाई है साथियों, चंद्रसेन का भाई होगा यहाँ पर, चंद्रसेन का यह भाई है। साथियों आगे जानकारियां हमारे लिए बनती हैं कि भाई यह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यह मारवाड़ क्षेत्र का पहला ऐसा शासक है जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि साथियों अपनी जो परिवार की बेटियां थी, अपनी पुत्री थी, उसका विवाह यह मुगलों के अधीन या फिर मुगलों के साथ में करवाने की कोशिश करता है या फिर करवाता है। साथियों जानकारी हमारे को मिलती है कि भाई इसने अपनी पुत्री मानमती उर्फ जगत गोसाई, देखिए साथियों मानमती उसका नाम है, नॉर्मल नाम हो सकता है, परंतु साथियों जगत गोसाई उसका ऑफिशियल नेम था। तो मानमती उर्फ जगत गोसाई या फिर साथियों जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ में कर दिया था। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर हैं कि भाई अकबर का पुत्र साथियों सलीम है, उसका विवाह होता है जोधाबाई के साथ में। साथियों कहाँ की राजकुमारी है, तो यह मारवाड़ क्षेत्र की राजकुमारी है। साथियों जानकारियां आगे बढ़ती है और देखते हैं कि मोटा राजा के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी के अंतर्गत, साथियों इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार करी हैं, तो आप इसे नोट कीजिए कि भाई मोटा राजा के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी के अंतर्गत किशनगढ़ नगर की स्थापना करी थी और एक तरीके से साथियों नई राठौड़ शाखा की स्थापना इसको माना जाता है। साथियों हमने जब राठौड़ वंश की शुरुआत करी थी तो तब कहा था कि भाई राजस्थान में 3 प्रमुख रियासतें रही हैं या फिर राठौड़ों की जो 3 प्रमुख शाखाएं रही हैं साथियों कौन सी थी, तो मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। तो साथियों हमने जाना था कि बीकानेर की स्थापना हो चुकी है राव बीका के पुत्र के द्वारा, साथियों बीका के द्वारा। और अब जान रहे हैं कि भाई किशन सिंह साथियों मोटा राजा का पुत्र है किशन सिंह, उसने 1609 ईस्वी के अंतर्गत यानी कि सलीम के टाइम पीरियड के अंतर्गत एक तरीके से किशनगढ़ की स्थापना करी थी। साथियों आगे बात होती है कि भाई इसी के काल में मारवाड़ चित्रकला या फिर मारवाड़ चित्र शैली के ऊपर एक तरीके से सर्वाधिक तौर पर जो मुगलों का प्रभाव देखा गया। तो मैंने साथियों यहाँ पर लिखा है कि भाई इसी के काल में मारवाड़ चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया। यानी कि साथियों चित्रकला के अंदर चित्रों में बदलाव आया था और मुगल शैली के साथियों जो चित्र होते हैं, दरबार होते हैं, जो एक तरीके से भोग विलास के चित्र होते हैं, वह इन्हीं के काल में देखने को मिले थे। तो साथियों इस प्रकार से इनका शासनकाल होता है, छोटा सा शासनकाल इनका रहा है साथियों। और उसके अंतर्गत जो बेहतरीन कार्य हुए थे मैंने आपको बताया कि भाई इसने अपनी पुत्री मानमती जगत गोसाई या फिर जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ में किया था। साथियों इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ से निकलती है और यह पहला शासक था जिसने एक तरीके से मुगलों के साथ में अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। साथियों ये कौन है, तो चंद्रसेन का बड़ा भाई है और अपने मालदेव का दूसरा पुत्र है। साथियों जानकारियां आगे है कि भाई इसी के काल में मुगलों का प्रभाव देखा गया मारवाड़ चित्रशैली पर और इसी के पुत्र एक तरीके से किशन सिंह के द्वारा 1609 ईस्वी के अंतर्गत किशनगढ़ की स्थापना करी जाती है। साथियों किशनगढ़ वर्तमान में कहाँ है, तो ये अजमेर जिले के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होता है जहाँ से साथियों मैं आप सभी से आज रूबरू हो रहा हूँ। यानी कि मैं किशनगढ़ क्षेत्र का निवासी ही हूँ। और साथियों हमारे इस राज्य की या फिर हमारे नगर की स्थापना किसने करी थी, तो किशन सिंह ने करी थी। साथियों यह कौन है, तो यह मोटा राजा का पुत्र है। तो देखिए साथियों मैंने जानकारियाँ आपको प्रदान करी हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ समझाने की और मुझे आशा है साथियों कि आपको जानकारियाँ मैं जो समझाता हूँ समझ में भी आती होंगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक किया कीजिए, अपने सभी साथियों में इसे शेयर अवश्य किया कीजिए। अब साथियों बात करते हैं इसके उत्तराधिकारियों की, यानी कि मोटा राजा के पश्चात में साथियों छोटे छोटे शासक आते हैं 1-2, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। साथियों एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी हम टाइम पीरियड की दृष्टि से साथियों इन्हें नोट करते हैं, क्योंकि साथियों देखिए हमने हर चीज़ का टाइम एकदम फिक्स तरीके से यहाँ पर स्टडी किया है। हमने देखा था 81 में एक तरीके से मृत्यु होती चंद्रसेन की, 83 में शासक बनता साथियों अगला, और अब साथियों 95 के अंतर्गत इनकी मृत्यु होगी, यानी कि मोटा राजा की मृत्यु होती है। अब साथियों मोटा राजा की पत्नी के पश्चात में इन्हीं का पुत्र यानी कि सवाई राजा सूर सिंह, साथियों सवाई राजा सूर सिंह यह एक तरीके से उत्तराधिकारी और उनका पुत्र होता है जो कि बनता है शासक। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर मिल रही है कि उदय सिंह का यह पुत्र है और साथियों इन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाता है। साथियों टाइम पीरियड की बात होती है तो 1595 में इनका टाइम पीरियड है, 1619
मतलब यानी कि 1595 से लेकर 1619 के मध्य तक साथियों यह राज्य कार्य करते हैं। साथियों इन्हें उपाधि मिली थी सवाई राजा की, किसने दी थी? तो यह दी थी अकबर के द्वारा। सवाई राजा की उपाधि अकबर के द्वारा इन्हें मिलती है। और साथियों कहा जाता है कि भाई इन्होंने गुजरात, सिरोही तथा दक्षिण भारत में मुगलों के अभियानों का नेतृत्व किया था। तो साथियों जानकारियां इन्हीं के बारे में, इतनी सी जानकारियां हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करी हैं। अब साथियों बात होती है इनके पुत्र की, यानी कि साथियों सूर सिंह के पश्चात में अब अगला शासक कौन बनेगा? तो साथियों सूर सिंह का पुत्र अगला शासक बनेगा। साथियों सूर सिंह की मृत्यु कब होती है? तो 19 में उनकी मृत्यु होती है, यानी कि 1619 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब साथियों 1619 में इसका पुत्र यानी कि सूर सिंह का पुत्र गज सिंह अगला शासक बनेगा। साथियों गज सिंह का टाइम पीरियड है 1619 से लेकर 1638 के मध्य का। तो देखिए साथियों यह कौन है? तो यह सूर सिंह का पुत्र है तथा उत्तराधिकारी है। साथियों जहांगीर के द्वारा इसे दल थम्मन की उपाधि प्रदान करी गई थी। साथियों जहांगीर कौन है? तो अकबर का पुत्र है। साथियों सलीम इसका नाम भी आप कह सकते हैं। तो इसे यानी कि जो गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दल थम्मन की उपाधि प्रदान करी गई थी। साथियों दल थम्मन का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं तो समूह को रोकने वाला। आप लिख सकते हैं कि भाई समूह को रोकने वाला, समूह को रोकने वाला। तो देखिए साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ भी लिखा है और मुझे आशा है कि आपको जो जानकारियां मैंने प्रोवाइड करी साथियों, जो प्रदान करी हैं, वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर किया कीजिए। और साथियों मुझे आशा है कि आज भी आपने जब सेशन चल रहा है तो इसके मध्य में जरूर अपनी क्लास को शेयर किया होगा, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से मैं आप सभी के लिए यहाँ पर जानकारियाँ लेकर आ रहा हूँ राजस्थान के इतिहास से, साथियों बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ हैं। और जिस प्रकार से आज के समय के अंतर्गत साथियों जो एग्जाम्स लेने का पैटर्न है, जो एग्जाम्स लेने का नजरिया है वो बदल चुका है। तो साथियों उसी नजरिए के आधार पर मैंने आपके लिए यहाँ पर जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश करी है साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से आज के समय के अंतर्गत एग्जाम के तरीके बदल रहे हैं, उन तरीकों में साथियों जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। साथियों नॉर्मल क्वेश्चंस अभी नहीं आते हैं, तो हाई क्वेश्चन साथियों इसी चीज तरीके से हम डिटेल में या फिर पूरे विस्तृत तौर पर साथियों समझदारी के तरीके से अध्ययन करेंगे तो ही वो हमारे से सोल्व हो पाते हैं। साथियों हमें पता है कि भाई एग्जाम्स के टाइम में आप गाइड खरीदते हो, बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हो और फिर भी कोई मतलब नहीं निकल पाता है। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर शुरुआत करी है कि भाई गरीब परिवार के बच्चे हमारे साथ में जुड़कर एक बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो साथियों आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ बढ़िया लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। साथियों आज हमने जाना था कि भाई मालदेव के पुत्र से लेकर आज हमने अंतिम चीज करी है गज सिंह के बारे में। अब साथियों इसके पश्चात में हमारे आएंगे महाराजा जसवंत सिंह। साथियों जसवंत सिंह इस वंश का प्रतापी शासक है, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। साथियों पुरानी क्लासों का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।